अगर मुसलमानों का वजूद हिंदुस्तान में से ख़त्म कर दिया जाए तो शायद भाजपा भी इस देश से ख़त्म हो जाएगी। कितना भी ये किसी मुद्दे पर चुनाव लड़े, विकास या दूसरे मामलों में, पर आखिर में इनको वापस पलट के मुसलमानों के नाम पर ही आना पड़ता है। इसे आप मुसलमानों के नाम की बरकत कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, भाजपा की पूरी राजनीति इसी के इर्द-गिर्द है। जैसे अगर मैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ, तो देश भर में तो 3000 से ऊपर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे। आपके टारगेट पर जामिया और अलीगढ़ क्यों है? यही ये सवाल है ना हाँ, कि मतलब अस जामिया और अलीगढ़ ही क्यों निशाना बनाए जा रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस मुस्लिम समाज को मिला हुआ है यहाँ पर, सिर्फ़ इसलिए? असल में इनको दिक्कत उससे है। दिक्कत इनको इससे है कि जामिया का जो आईएएस का कोचिंग है, वहाँ से हर साल 30 से ज़्यादा बच्चे कैसे आईएएस हो रहे हैं। उसमें मुसलमान नहीं है, सिर्फ़ दूसरे भी होते हैं। इनको दिक्कत क्या है, ये चाहते हैं कि जो भाजपा की राजनीति है ना, कि हिंदू मुसलमान वाली, कि देखो मुसलमान अभी आगे बढ़ रहा है, तुम इसकी वजह से खतरे में हो। संविधान का आर्टिकल 29 और 30 मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को और जितने भी माइनॉरिटीज़ है, उनको इस बात का अधिकार देता है। और ये आर्टिकल ऐसा नहीं है कि संशोधन करके बाद में डाले गए हैं। ये 48 के ड्राफ्ट में भी थे, 50 के फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में भी थे, जो लागू किया गया है। दोनों में साफ स्पष्ट लिखा है कि 3 तरह के ही माइनॉरिटी हो सकते हैं, धर्म के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे या लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे। और ये लोग अपने शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं, चला सकते हैं और सरकार उनको फंड दे सकती है। सरकार फंड दे सकती है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, चला सकते हैं, मगर पेट में दर्द होगा दिलीप मंडल और उनके गैंग पर। तो आप मुझे बताइए कि लखनऊ की बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पर 50% दलित और एससी और एसटी के लिए आरक्षण क्यों कंपल्सरी किया गया? उनके तो प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 4 पे बाकायदा लिखा गया है कि यहाँ पर 50% सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित है। देश की 13 लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। पर यही जो ओबीसी के हितैषी बने घूम रहे हैं मंडल जी और उनकी पूरी गैंग, ये उस पर खामोश है। क्या लगता है मतलब दिलीप मंडल ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब उनको सत्ता से संरक्षण प्राप्त है? या फिर उनका कोई मकसद है कि अगर आरक्षण यहाँ से हटेगा तो कुछ और लोगों को फ़ायदा होगा, माइनॉरिटी स्टेटस छिनेगा तो किसी और यूनिवर्सिटी को मिलेगा, इस तरह का कुछ है क्या? उस लोटे की तरह है जिसका बेस नहीं होता, बिन पेंदी के लोटा हैं, सत्ता को देखकर उसकी तरफ लुढ़क जाते हैं। यही दिलीप मंडल थे जो कुछ अर्सा पहले कहते थे कि मुसलमानों को नैतिक तौर पे दलित आरक्षण देना चाहिए। यही दिलीप मंडल है जिन्होंने प्रिंट में और न्यूज़ 18 में आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें साफ कहा था कि जो दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं लोकसभा और विधानसभा में, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। उसका पूरा इन्होंने बहस नीचे तक लिखी हुई है। तो जिस आदमी के विचार सत्ता और उनकी टाइमलाइन को देखकर तब्दील होते हैं हर 2 महीने के बाद, उस आदमी पर क्या यकीन करेंगे? सरकार या जो सत्ताधारी पार्टी मुसलमानों को या किसी भी पिछड़ी हुई कम्युनिटी को आरक्षण पर समीक्षा कर सकती है, तो उस पर आप कैसे भरोसा कर लें कि वो कल को ये क्यों ना कह दे कि हम यादवों के आरक्षण की भी समीक्षा करेंगे, हम जाटों के आरक्षण की भी समीक्षा करेंगे, हम गुर्जरों के आरक्षण की भी समीक्षा करेंगे, हम आदिवासियों की भी आरक्षण की समीक्षा करेंगे। कल को जाटों का तो ख़ैर हाँ, ख़त्म हो चुका है ना। कल को वो उठेंगे और ये भी कह देंगे कि भाई क्योंकि राजस्थान में मीना समुदाय बहुत ऊपर उठ चुका है, इसलिए हम इनको आदिवासियों में से निकाल रहे हैं। नहीं, तुम मुसलमान हो? नहीं, 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 तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे तुम ईसाई हो? चलो, चलो बाहर इधर चलो। अरे तुम सिख हो? नहीं, तुमको नहीं मिल सकता। सोचो पिछड़ेपन को भी ये किस चश्मे से देख रहे हैं। ये लोगों के दिमाग में, अपने दिमाग में तो बैठा चुके हैं, सामने वाले के दिमाग में भी बैठाना चाहते हैं कि हर चीज़ हम धर्म आधारित करेंगे। यही मोदी जी और इनकी पूरी कैबिनेट कह रही है कि आरक्षण धर्म आधारित नहीं हो सकता है। तो आप फिर पिछड़ेपन के आधार पर मिला ओबीसी के आरक्षण में समीक्षा धर्म के आधार पर कैसे कर सकते हैं भाई? मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट खुलकर बोले कि हमें मुसलमानों के अस्तित्व से दिक्कत है, हम मुसलमानों के अस्तित्व को, वजूद को से इनकार करें, इसलिए आज के बाद मुसलमानों की सारी सुविधा ख़त्म कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ एक दिक्कत है ना कि मुसलमान भाजपा के विरोध में बात करने वाले हर आदमी को मसीहा मानती है।
अब चाहे कोई भी हो, जब तक जिस व्यक्ति ने भी भाजपा के खिलाफ बोला, मुसलमान कहते वाह वाह क्या बात कह दी, और जैसे ही उसने पलटी मारी भाजपा की गोद में बैठा, मुसलमान तो छोड़िए पूरे विपक्ष गाली बकने लगता है। तो मुसलमानों को भी इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि वो किस आदमी को अपने मसीहा के तौर पे या अपना हितैषी समझने की गलती कर रहा है। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। भाजपा समर्थित कुछ लोग चाहते हैं कि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, जिनको माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त है, जैसे जामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ से रिजर्वेशन समाप्त हो, इनका माइनॉरिटी स्टेटस छीना जाए ताकि SC ST को भी यहाँ पर रिजर्वेशन मिल सके। क्या रिजर्वेशन समाप्त करना ठीक है? इन संस्थानों का माइनॉरिटी स्टेटस छीनना कहाँ तक ठीक है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंसार इमरान रिसर्चर हैं और इस मुद्दे पर काफ़ी समय से रिसर्च कर रहे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है ये पूरा मामला। अंसार भाई, क्या लगता है, मतलब क्यों ये लोग चाह रहे हैं कि AMU या जामिया का माइनॉरिटी स्टेटस छीना जाए, वहाँ से रिजर्वेशन को समाप्त किया जाए जो माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिलता है? देखो अली भाई, सीधी सी बात है कि भाजपा की जो पूरी राजनीति है ना, वो कहीं ना कहीं टिकी हुई है मुसलमानों के वजूद के ऊपर। अगर मुसलमानों का वजूद हिंदुस्तान में से ख़त्म कर दिया जाए तो शायद भाजपा भी इस देश से ख़त्म हो जाएगी। कितना भी ये किसी मुद्दे पर चुनाव लड़े, विकास या दूसरे मामलों में, पर आखिर में इनको वापस पलट के मुसलमानों के नाम पर ही आना पड़ता है। इसे आप मुसलमानों के नाम की बरकत कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, भाजपा की पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द है। पहला, दूसरा, तीसरा चरण का जब चुनाव हुआ तो इनको लगा कि नहीं, हमारे साथ बैकफायर हो गया है, जनता ने हमें नकार दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने सरकारी ठेके पर कुछ लोगों को अपॉइंट किया कि आप आइए, आपको हम ठेका देते हैं, आप हमारे लिए काम करिए। पूरी एक गैंग है। उस गैंग ने फिर मुसलमानों से अपनी पर्सनल खुन्नस को निकालने के लिए ऐसे मुद्दों को खोदना शुरू किया जिनको लेकर हमेशा समाज ने एक एक्सेप्टेंस रखी थी। जैसे क्या है कि ओबीसी के मामले में एक समाज में माना जाता है कि पिछड़े हर समाज के लोग हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, उसमें कोई बैर नहीं है, सब पिछड़े तौर पे हैं। और ओबीसी का जो आरक्षण लागू हुआ था वो भी अपने आप में इसकी मिसाल थी। इन्होंने क्या करा, सिलेक्टिवली हथियार बनाया कुछ चीज़ों को। जैसे अगर मैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो देश भर में तो 3000 से ऊपर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे। आपके टारगेट पर जामिया और अलीगढ़ क्यों है? यही सवाल है ना हाँ, कि मतलब अस जामिया और अलीगढ़ ही क्यों निशाना बनाए जा रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस मुस्लिम समाज को मिला हुआ है यहाँ पर, सिर्फ इसलिए? नहीं, मुझे लगता है कि कहानी उससे भी आगे है। आप माइनॉरिटीज़ के नाम पे बने हुए इंस्टीट्यूशन में जामिया और अलीगढ़ को छोड़ के बड़ा नाम दिखाइए, जिसने बड़े लेवल पे मुसलमान या दूसरे समुदाय के बच्चों को ऊपर लेके गया। इस हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में जामिया को कंसीडर किया जाता है। यहाँ की रिसर्च को सबसे ज़्यादा मतलब तवज्जो दी जाती है। अभी भी जितनी भी रैंकिंग आएगी आपको टॉप यूनिवर्सिटी की, तो जामिया और अलीगढ़ आपको हमेशा टॉप 10 में मिलेगी। जामिया तो आपको टॉप 3 में हमेशा मिलेगी। असल में इनको दिक्कत उससे है, दिक्कत इनको इससे है कि जामिया का जो आईएएस का कोचिंग है, वहाँ से हर साल 30 से ज़्यादा बच्चे कैसे आईएएस हो रहे हैं। उसमें मुसलमान नहीं है, सिर्फ दूसरे भी होते हैं। इनको दिक्कत क्या है, ये चाहते हैं कि जो भाजपा की राजनीति है ना, कि हिंदू मुसलमान वाली, कि देखो मुसलमान अभी आगे बढ़ रहा है, तुम इसकी वजह से खतरे में हो। इनकी अलग राजनीति चलती है। 20 करोड़ को दिखाकर 120 करोड़ को डराने की कोशिश करते हैं। देखो इनके संसाधन छीन के, आपके संसाधन छीन के इनको दे दिए जाएंगे। अब खुद सोचो ना कि यार, प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने टेन्योर में कभी कोई चीज़ नहीं बोली, वो चीज़ कभी बोली नहीं जिस बात को इन्होंने उनके मुंह में जबरन ठूसने की कोशिश की है। सोचिए, बार बार पीएम मोदी मंच से झूठ बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने भरे मंच से ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। पीएमओ की वेबसाइट पर पढ़िए, पढ़ लीजिए पूरा वो भाषण उन्होंने क्या दिया था। तो ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को।
तो मुझे लगता है कि इनकी हर चीज़ें इनकी राजनीति के लिहाज से है। प्रैक्टिकली अगर उसको समाज में देखेंगे तो वो थोड़ा-सा अलग है अच्छा, उससे इसको माहौल। किस तरह से देखते हैं आप? कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं जो अपने आप को तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस छीनना चाहिए एएमयू का और जामिया का। उसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा, जैसे जामिया में हुआ था। उसके बाद इनके बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान भी इसी तरह का बयान देते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, प्रधानमंत्री मोदी और उनका पूरा स्टार कैंपेनर है मंत्रिमंडल एक ही बात की रट लगा रहा है। दिलीप मंडल गैंग उनको भाषण लिख के दे रहा है, जो वो खुद दावा करते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे कि मैं दे रहा हूँ, मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। मसला क्या है कि ये बार-बार ओबीसी, मुसलमान और दलितों को आपस में भिड़ाना चाहते हैं कि आपस में लड़ें। ये बार-बार क्या बोलते हैं जामिया और अलीगढ़ पर कि जामिया और अलीगढ़ में माइनॉरिटी का स्टेटस मिलने के बाद वहाँ से दलित आदिवासी आरक्षण ख़त्म हो गया, ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलता है। वहाँ पर 50% माइनॉरिटीज़ के लिए कैप लगा दिया गया है कि 50% सीटें उनके लिए हैं। अब ऐसा क्यों है वो भी समझ लीजिए। संविधान का आर्टिकल 29 और 30 मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को और जितने भी माइनॉरिटीज़ है उनको इस बात का अधिकार देता है। और ये आर्टिकल ऐसा नहीं है कि संशोधन करके बाद में डाले गए हैं। ये 48 के ड्राफ्ट में भी थे, 50 के फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में भी थे, जो लागू किया गया है। दोनों में साफ स्पष्ट लिखा है कि 3 तरह के ही माइनॉरिटी हो सकते हैं, धर्म के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे या लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे। ये और उसमें भी ख़ास बात ये है कि आगे उसके खंड 2 में लिखा हुआ है कि ये जो माइनॉरिटीज़ होंगे, इनको कोई भी सरकार इनके माइनॉरिटी स्टेटस की वजह से कभी प्रताड़ित या किसी चीज़ में इनकार नहीं करेगी और ये लोग अपने शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं, चला सकते हैं और सरकार उनको फंड दे सकती है। सरकार फंड दे सकती है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, चला सकते हैं, मगर पेट में दर्द होगा दिलीप मंडल और उनके गैंग पर। और उन्हीं की छत्रछाया में रह के पूरा सत्ताधारी मंडल भी मतलब पूरा भाजपा का नेटवर्क ही इस पर लगा हुआ है कि नहीं, मुसलमानों के पास जामिया और अलीगढ़ जैसे 2 विश्वविद्यालय क्यों हैं? अगर मैं इसी बहस को थोड़ा और आगे लेके चलूँ, जिस बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो आप मुझे बताइए कि लखनऊ की बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पर 50% दलित और एससी और एसटी के लिए आरक्षण क्यों कंपल्सरी किया गया? उनके तो प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 4 पे बाकायदा लिखा गया है कि यहाँ पर 50% सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित है। माइनॉरिटी के लिए तो बाकायदा संविधान में एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि आप उसके लिए आप शैक्षणिक संस्थान बना सकते हो, वहाँ पर अपने हिसाब से चला सकते हो। पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, उस यूनिवर्सिटी में कैसे दलितों को और आदिवासियों को, एससी एसटी को 50% का कैप दिया गया, जबकि क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि देश के सभी शैक्षणिक संस्थान जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ पर जो एक सेंट्रलाइज रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो लागू होगी, जिसमें 27% ओबीसी, 15% दलित और 7% आदिवासी है। तो फिर ऐसी कौन सी वजह है कि वहाँ पर है? देश की 13 लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता, पर यही जो ओबीसी के हितैषी बने घूम रहे हैं मंडल जी और उनकी पूरी गैंग, ये उस पर खामोश है। बार बार मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इनका एजेंडा ओबीसी का हितैषी होना, दलितों का फ़ायदा पहुँचाना, इसका नहीं है। ये भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है मतलब दिलीप मंडल ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब उनको सत्ता से संरक्षण प्राप्त है या फिर उनका कोई मकसद है कि अगर आरक्षण यहाँ से हटेगा तो कुछ और लोगों को फ़ायदा होगा, माइनॉरिटी स्टेटस छिनेगा तो किसी और यूनिवर्सिटी को मिलेगा, इस तरह का कुछ है क्या? देखिए, उनका तो वो उस लोटे की तरह है जिसका बेस नहीं होता, बिन पेंदी के लोटा हैं, सत्ता को देखकर उसकी तरफ लुढ़क जाते हैं। यही दिलीप मंडल थे जो कुछ अर्सा पहले कहते थे कि मुसलमानों को नैतिक तौर पे दलित आरक्षण देना चाहिए। यही दिलीप मंडल है जिन्होंने प्रिंट में और न्यूज़ 18 में आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें साफ कहा था कि जो दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं,
लोकसभा और विधानसभा में उनको ख़त्म कर देना चाहिए। उसका पूरा इन्होंने बहस नीचे तक लिखी हुई है। तो जिस आदमी के विचार सत्ता और उनकी टाइमलाइन को देखकर तब्दील होते हैं हर 2 महीने के बाद, उस आदमी पर क्या यकीन करेंगे? अच्छा, अभी तक तो माइनॉरिटी स्टेटस की बात हो रही थी। अब जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें भी जो मुस्लिमों को रिजर्वेशन मिलता है, मुस्लिम जातियों को, मुस्लिम समुदाय को, उसकी भी समीक्षा करने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी में कह दिया है कि समीक्षा होगी ओबीसी रिजर्वेशन की। ऐसा ही बंगाल में हाई कोर्ट ने 77 मुस्लिम जो ओबीसी में आते थे जातियाँ, उनको रद्द कर दिया, उनको ओबीसी रिजर्वेशन। किस तरह से देख रहे हैं इसको? ब पूरा देश पहले ही कह रहा है, पूरा जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो पहले से कह रहा है कि ये लोग आरक्षण के दुश्मन हैं। ये अपनी बातों से उसे साबित कर रहे हैं। अभी तो मूल्यों को टाइट करने के नाम पर ये लोग जो कर रहे हैं, वो कल को दूसरे लोगों तक भी पहुँचेगा। जो सरकार या जो सत्ताधारी पार्टी मुसलमानों को या किसी भी पिछड़ी हुई कम्युनिटी को आरक्षण पर समीक्षा कर सकती है, तो उस पर आप कैसे भरोसा कर लें कि वो कल को ये क्यों ना कह दे कि हम यादवों के आरक्षण की भी समीक्षा करेंगे, हम जाटों के आरक्षण की भी समीक्षा करेंगे, हम गुर्जरों के आरक्षण की भी समीक्षा करेंगे, हम आदिवासियों की भी आरक्षण की समीक्षा करेंगे। कल जाटों को का तो खैर हाँ, खत्म हो चुका है। कल को वो उठेंगे और ये भी कह देंगे कि भाई क्योंकि राजस्थान में मीना समुदाय बहुत ऊपर उठ चुका है, इसलिए हम इनको आदिवासियों में से निकाल रहे हैं। किस भरोसे के साथ आप इस सरकार पर रहेंगे? ये सरकार तो मतलब मुझे लगता है भाजपा और इसकी नीतियाँ खुलेआम सीधे तौर पे आरक्षण विरोधी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं अगर इनकी इंडिया अलायंस की सरकार आती है कांग्रेस पार्टी की, तो ये लोग एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। वो तो उल्टा आरोप लगाते हैं। जिस इंडिया अलायंस की पूरी राजनीति ही इस बात पर टिक गई है कि हम आएँगे तो जातिगत जनगणना कराएँगे और ओबीसी के आरक्षण को या आबादी के हिसाब से आरक्षण के कैप को लागू करेंगे। उसको ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा उल्टा हो जाए। ये तो वो हो गया ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोदी जी और इनकी पूरी कैबिनेट, कम से कम 4 सांसदों के नाम मैं गिनवा सकता हूँ, जिन्होंने कभी न कभी ये बात खुले मन से ज़रूर कही है कि आरक्षण की आप हमें 400 सीटें दीजिए, हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे और उसको तब्दील करेंगे। अच्छा, ये इस तरह का तो नहीं कि चुनाव है देश में इसलिए थोड़ा माहौल बनाने के लिए बीजेपी इस तरह का भाषणबाजी या बयानबाजी कर तो रही हो यकीनन ये तो है। और उसके बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाए? यकीनन ये है। जैसे एक न्यूज़ आपने भी सुनी होगी कि योगी गवर्नमेंट ने समीक्षा की बात करी है कि मुसलमानों की जो वहाँ पर जातियाँ हैं 18 या 20, उन पर समीक्षा की जाएगी कि वो कैसे आए हैं। अब खुद सोचो ना कि ओबीसी का आरक्षण पिछड़ेपन के आधार पर है। पिछड़ेपन में भी अगर आप कैप लगा दोगे, नहीं तुम मुसलमान हो, नहीं, 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 नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे तुम ईसाई हो, चलो, चलो बाहर इधर चलो। अरे तुम सिख हो, नहीं तुमको नहीं मिल सकता। सोचो पिछड़ेपन को भी ये किस चश्मे से देख रहे हैं। ये लोगों के दिमाग में, अपने दिमाग में तो बैठा चुके हैं, सामने वाले के दिमाग में भी बैठाना चाहते हैं कि हर चीज़ हम धर्म आधारित करेंगे। यही मोदी जी और इनकी पूरी कैबिनेट कह रही है कि आरक्षण धर्म आधारित नहीं हो सकता है। तो आप फिर पिछड़ेपन के आधार पर मिला ओबीसी के आरक्षण में समीक्षा धर्म के आधार पर कैसे कर सकते हैं भाई? पिछड़ेपन का आधार अगर माना गया है तो पिछड़ा तो मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है। तो आप पीछे सीधा कहिए ना। अगर मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट खुलकर बोले कि हमें मुसलमानों के अस्तित्व से दिक्कत है, हम मुसलमानों के अस्तित्व को, वजूद को से इनकार करें, इसलिए आज के बाद मुसलमानों की सारी सुविधा ख़त्म कर रहे हैं। ये ऐलान करें खुलकर, कहें सीधे तौर पर कि आज के बाद से हम जैसे ये प्रचारित कर रहे थे कि अगर इंडिया अलायंस आ जाएगा तो वो मुसलमानों को सारे संसाधन दे देगा, ये ऐलान करें। अच्छा, इसमें ये बताइए सीधे तौर पर आप मोदी गवर्नमेंट को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? बल्कि जिम्मेदार तो इसमें दिलीप मंडल एंड गैंग है ना। पहले वो माहौल बनाते हैं पूरे देश में सोशल मीडिया पर लिखकर, आर्टिकल लिखकर कि माइनॉरिटी स्टेटस छीना जाए। और ये दिलीप मंडल वही लोग हैं जिनको मुसलमान पहले अपने मंच पर बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके भाषण सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, फिर वही लोग ऐसा करते हैं। तो बीजेपी कहाँ जिम्मेदार हुई? मुसलमानों के साथ एक दिक्कत है ना कि मुसलमान भाजपा के विरोध में बात करने वाले हर आदमी को मसीहा मानती है, अब चाहे कोई भी हो। जब तक जिस व्यक्ति ने भी भाजपा के खिलाफ बोला, मुसलमान कहते वाह वाह क्या बात कह दी, और जैसे ही उसने पलटी मारी भाजपा की गोद में बैठा,
मुसलमान तो छोड़िए, पूरे विपक्ष गाली बकने लगता है। तो मुसलमानों को भी इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि वो किस आदमी को अपने मसीहा के तौर पे या अपना हितैषी समझने की गलती कर रहा है। भाजपा सरकार, मुझे लगता है कि या मोदी सरकार को सीधा कहना चाहिए कि हमें आप 400 सीटें दीजिए 24 में, या हमें तीसरी बार सत्ता में लाइए। हम मुसलमानों से उनके सारे अधिकार, उनकी सारी संपत्ति छीन के दूसरे लोगों को दे देंगे। आप सीधा खुलेआम बोलिए ना, ये छुप-छुप के क्या झूठ बोलना और छुप-छुप के क्या मुसलमान, सीधे तौर पे खुल के आइए कि हमें मुसलमानों के वजूद से इनकार है। अच्छा, आप काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं इस मुद्दे पर, ये बताइए आखिर में कि क्या लग रहा है, अगर सरकार बनती है बीजेपी की या एनडीए की, तो माइनॉरिटी स्टेटस छीना जाएगा? कुछ संविधान में ऐसा प्रावधान है कि छीन सकते हैं या नहीं है? देखिए, जिस प्रकार से इनका रवैया रहा है पास्ट में भी, ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये लोग मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, ये सीधे तौर पे किसी दिन संसद में एक वो लेकर आएँगे अमेंडमेंट कि हम आज के बाद संविधान में से आरक्षण के प्रावधान को ख़त्म कर रहे हैं। और पूरा देश चुपचाप देखेगा कि ये क्या हो रहा है। ये जो घुट्टी पिलाई जा रही है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम पे, कि आप सिर्फ़ ये देखिए मोदी जी भगवान हैं, अवतार हैं। अवतार के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, वो गलत, सही जो भी करेंगे वो आपके भले के लिए करेंगे। ये जो मानसिकता बना दी गई है, वो मानसिकता नुकसानदायक है। मुझे लगता है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भाजपा के इंटरनल डेमोक्रेसी को भी ख़त्म कर दिया। देश की डेमोक्रेसी का सत्यानाश तो किया, इन्होंने अपनी पार्टी का भी सत्यानाश किया है, और जिसके आगामी दिनों में नतीजे देखने को भी मिलेंगे। भाजपा वो पार्टी मानी जाती थी जहाँ पर कहा जाता था कि इनके पास सेकंड लेयर की लीडरशिप है। आज के टाइम में उनके पास कोई लीडरशिप नहीं। लीडरशिप के नाम पे उनके यहाँ डिक्टेटरशिप चलती है। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि मोदी जी मास्टर जी की तरह एकदम खड़े हों और सामने 300 साढ़े 300 सांसद एकदम ऐसे बच्चों की तरह बैठे हैं, जी मालिक बताइए क्या है। तो ये जो प्रिटेंड करने का तरीका है कि अपने आप को राजा समझना और जनता को बेवकूफ़ समझना, जनता को अपनी प्रजा समझना, ये इनके दिल और दिमाग में बैठ चुका है। मुसलमानों को बार-बार टारगेट ये इसलिए करते हैं कि इनको लगता है कि इनकी जो निंजा टेक्निक है ना, कि मुसलमानों का डर दिखा के जो हिंदू कम्युनिटी है, दूसरे लोग हैं, उनसे हम वोट ले सकें। मगर देश के लोगों ने उन चीज़ों से अब अपना पीछा छुड़वा लिया। वो कह रहे सब यहीं पर रह रहे, सब एक दूसरे के साथ सामाजिक तौर पे मिलते हैं, उठते बैठते हैं, तो इनकी बातों से इनकार कर दिया है। इसीलिए ये इतना अग्रेसिव हिंदू मुसलमान के एजेंडे में चले गए, क्योंकि लोगों ने चुनाव में इनके इस एजेंडे को कर दिया था। और इसके बाद भी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण, या दिलीप मंडल की पूरी गैंग जो बोल रही है ओबीसी के आरक्षण पर, इस ओबीसी के आरक्षण की बहस जब होगी, आप सोशल मीडिया पर भी देखिएगा कि एक बड़ा तबका, सिर्फ मुसलमान नहीं, एक बड़ा तबका दूसरी साइड में भी ऐसा है जो कहता है कि नहीं, दिलीप मंडल और इनकी पूरी गैंग अब भाजपा के पाले में खेल रही है, उनके हाथों की कठपुतलियाँ बन गई हैं, वो जैसा नचा रहे हैं वैसा ये नाच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जितनी उछल कूद कर रहे हैं ना, गोदी मीडिया वाले हों, दिलीप मंडल हो, या इनके जैसे चाटुकार लोग हों, जैसे ही सत्ता पलटेगी इनकी जुबान देखिएगा कैसे पलट जाएगी। तो ये थे अंसार इमरान, जिनका कहना है कि दिलीप मंडल और गैंग जो माहौल बना रही है, वो सिर्फ सत्ताधारी जो पार्टी है उनको खुश करने के लिए बना रही है। सत्ताधारी दल भी जो वो लिख कर देते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं, और अगर सरकार पलटती है तो ये लोग भी पलट जाएंगे। और माइनॉरिटी स्टेटस पर इनका कहना है कि अगर सरकार बाई चांस अगर एनडीए की या बीजेपी की बनती है तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमने पहले भी ऐसा संविधान को बदलते हुए देखा है।